महासंग्राम के महा कवरेज में आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। जैसा कि लिस्ट जारी हो चुकी है और पल पल का अपडेट आपको हम लगातार दे रहे हैं। कौन कौन से दिग्गज जो शामिल हैं इस लिस्ट में, उसके नाम हमने आपको बताए, विस्तार से चर्चाएं भी की। अब आपको बताएं, ये पहली लिस्ट जो जारी हुई है, इसमें 144 उम्मीदवार हैं। इनमें से 96 विधायकों में से 69 को फिर से मौका दिया गया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत को, और इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, पहले वो सुनवाते हैं। देश है जहां मजदूरों को इतना पैसा प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। मजदूर और किसान दोनों को मिलाए तो अभी तक धान खरीदी से लेकर 1,70,000 करोड़ रुपया की राशि किसानों को, मजदूरों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को सरकार दे चुकी है। आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके पहले ये 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे। 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अर्थ ये है कि किसानों से कम धान खरीदी की जाए। एक मौका ऐसा आया था जब डॉक्टर रमन सिंह ने 10 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की घोषणा कर दी थी, लेकिन हम ही लोगों के आंदोलन और किसानों के विरोध के चलते उसको मजबूरन 15 क्विंटल करना पड़ा। आज छत्तीसगढ़ की सरकार इस वक्त 15 क्विंटल से लेके बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रही है। तो स्पष्ट ये अंतर दिखता है कि कांग्रेस किसानों के हितैषी के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस उनको आर्थिक मजबूती के रास्ते पे ले जाने का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसानों को आत्महत्या की ओर ढकेलने के लिए और किसान विरोधी काम करके छत्तीसगढ़ के किसानों को और खेती किसानी को समाप्त करने का दुष्चक्र अपना रही। धान खरीदी में लगातार बाधा डालने का प्रयास केंद्र की सरकार, और यहाँ 9 सांसद है और रमन सिंह जी भी खुद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में न तो किसी केंद्रीय मंत्री को उनके द्वारा पत्र लिखा गया है, न किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर किसानों के हित में बात किया हो। आज छत्तीसगढ़ की सरकार जहां 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है और आने वाले समय में 20 क्विंटल धान के हिसाब से 130 से 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। केंद्र की सरकार का स्पष्ट रूप से किसान विरोधी चेहरा है। जहां एक और 12 लाख किसान धान बेचते थे, आज 24,59,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया और इस वर्ष तो और लगभग 26 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करा के अपना धान बेचेंगे। तो लगातार नजर बनी हुई है, इस तरह के रिएक्शन हम आपको बताते रहेंगे। बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी हुई है। महासंग्राम का महा कवरेज हम लगातार कर रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पॉलिटिकल रिएक्शन की बात हो, सीट को डिकोड करने की बात हो, न्यूज 18 की जानकारी की खिड़की खुल चुकी है। इलेक्शन का हर अपडेट इस खिड़की में आपको मिलेगा। बाकी खास मौका है, देखिए ललित, खास मौका है, खास मुद्दा भी है, तो खास चर्चा भी बहुत जरूरी है। मिलन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं। मिलन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कांग्रेस की लिस्ट पर आपका रिएक्शन, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बहुआयामी, बहुप्रतीक्षित अपराधियों की, परिवारवाद की और जो आरोप लग रहे थे कांग्रेस पार्टी की सूची पर, वो सारे प्रदर्शित करने वाली सूची आ गई, जो कमलनाथ जी जुलाई से लेकर करना चाह रहे थे। लेकिन बार बार सूची को ले जाकर राहुल गांधी जी ने उसको रिजेक्ट किया, सोनिया गांधी जी ने रिजेक्ट किया। कमलनाथ जी की सूची को बार बार नकारने के बाद जिस प्रकार से इनके प्रभारी जो सुरजेवाला जी बने, जो जनता को राक्षस कहते हैं और श्राप देते हैं, उनकी चलती दिखाई दे रही है। उन्होंने सारे अपराधियों को, परिवारवाद में जितने भाई भतीजावाद हो सकते हैं और आदतन अपराधियों को प्रत्याशी बनाकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। इस सूची में आप देखेंगे किस प्रकार से नाम है। एक ग्वालियर ग्रामीण से साहब सिंह गुर्जर जी को उतारा है, जिन पे शतक जैसे आपराधिक मामले हैं, शतक जैसी अपराध दर्ज हैं। उसमें ही डबरा से सुरेश राजे जी को पुनः इन्होंने उतारा है, जिन पर किस प्रकार का आपराधिक कृत्य करने के आरोप हैं।
अटेर से हेमंत कटारे जी को उतारा है, जिसमें महिला बलात्कार जैसे आरोप उन पर लग चुके हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा जी, जिन पर महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप और वीडियो तक वायरल हुए, उसके बाद कांग्रेस ने अपनी मंशा के अनुसार जिस प्रकार से दिग्गीवाद हावी हुआ है, दिग्गी चूंकि इसलिए बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह जी चूंकि पीएफआई से बहुत प्रेम करते हैं, और 2 दिन पहले जिस प्रकार से उन्होंने पीएफआई की तरफदारी की और प्रवक्ता बनकर पीएफआई का बचाव किया, तो यह बताता है कि उनकी मंशा आपराधिक प्रवृत्तियों को प्रत्याशी बनाने की थी, तो उन्होंने पूरी कर ली। तो कमलनाथ जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी संवेदनाएं हैं कि वो अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि उनके साथी चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए थे। अरुण यादव जी हो, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने चुनाव से किनारा कर लिया। दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे रहकर खेल जरूर खेल रहे हैं, लेकिन चुनाव से उन्होंने भी किनारे किया। कहना है कि लिस्ट में नाम तय नहीं हो पा रहे थे, लिस्ट इधर से उधर जा रही थी पर नाम तय नहीं हो पा रहे थे। सवाल यहां पर यह भी बनता है कि जो आपने लिस्ट जारी की है, जो विरोध के स्वर हम देख रहे हैं, आखिर उससे कैसे देखें? लौटेंगे आपके पास, आपका जवाब मैं लूंगी। रमन सिंह आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही होता है और हम मजबूती से लड़ेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आपके सामने गिरीश देवांगन जी को उतारा गया। कोई भी लड़े, कांग्रेस का ही प्रत्याशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता तैयार है। लगातार दूसरी बार जो है बाहरी प्रत्याशी को यहाँ उतारा जा रहा है। क्या लगता है राजनांदगांव में कांग्रेस का कोई नहीं आपके सामने? फैसला राजनांदगांव की जनता को करना है, उनका फैसला अंतिम होगा। तो लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है, रिएक्शन इसी तरह से आते रहेंगे। मिलन जी, ऋतु के सवाल का आप जवाब दें, फिर अगला सवाल मेरा रहेगा। जी प्लीज। जी ऋतु जी पूछिए। जी, मेरा सवाल यही था कि आपने कहा कि लिस्ट कांग्रेस की जारी इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि नाम तय हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, फिर इधर से उधर लिस्ट बस टालम टोल हो रहा था। आखिर जो आपने नाम सामने किए, वहां पर भी हमने कई जगह पर विरोध देखा, तो आखिर आप यहां पर कह रहे हैं कि यहां पे विरोध की वजह से हो रहा था, तो यहां पे नहीं हो रहा है क्या? देखिए, आज ही कांग्रेस पार्टी की सूची आई है और पुतला दहन होने लगा है, तो आप देखिए कि इनके प्रत्याशियों की कितनी पकड़ है या कितनी स्वीकारता है। लगातार विरोध के स्वर आप देखिए। जन आक्रोश यात्रा में जो कांग्रेस पार्टी में मंचों पे गाली गलौज, मारपीट, धक्का धुक्की और जिस प्रकार से बंदूकों का खुला प्रदर्शन किया गया, तो ये इनकी हारी हुई स्वीकारता बताता है कि चुनाव से पूरी हार चुके हैं। रही बात 144 धारा की, तो देखिए 144 धारा के अनुरूप इन्होंने एक सूची जारी की है। अब लगता है कांग्रेस में गुटबाजी, अंतरकलह, मारपीट, कुर्सी तोड़, छुरीबाजी ये सब रुक जाएगी और धारा 144 के जैसे कांग्रेस में भी एक धारा 144 कमलनाथ जी ने लागू करवा तो दी है, लेकिन अब परीक्षा उनकी है क्योंकि किस प्रकार से उनकी स्वीकारता, क्योंकि उनकी चल नहीं रही है। दिग्गी जी पीछे दरवाजे से जो खेल उनके साथ खेल रहे हैं और पीएफआई के प्रवक्ता बनकर आतंकवाद के पुरजोर समर्थक बनके जिस प्रकार से कांग्रेस को फीता लगाने का काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, ये अग्नि परीक्षा। अगर इतनी बुरी स्थितियां हैं कांग्रेस की, फिर तो आप कैडर बेस्ड पार्टी का कोई भी सामान्य सा कार्यकर्ता जीत जाता। आपको तमाम दिग्गज मैदान में उतारने पड़े और वो भी ये कह रहे हैं कि मन नहीं है पर फिर भी चुनाव लड़ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामान्य असामान्य कुछ नहीं होता है, चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता के भाव से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था जिसको निर्देशित करती है, उसको चुनाव लड़ना है। जनता के दरबार में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल का निशान लेकर उतरता है। छोटा बड़ा हमारे यहाँ कोई नहीं होता है, लेकिन चूंकि अच्छी बात सरकार में बड़े बड़े चेहरे हैं, वो तो चुनाव में उतर गए, लेकिन सुरेश पचौरी जी आखिर क्यों नकार गए, क्यों अरुण यादव जी नकार गए, क्यों दिग्विजय सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? हार इन्होंने स्वीकार कर ली है। जिस प्रकार से जन आक्रोश यात्रा में आंकड़े निकल कर आए और जनता का आक्रोश निकल कर आया, कार्यकर्ताओं की गुटबाजी निकल कर आई, तो ये भाव गए कि चुनाव हम जीत नहीं हार रहे हैं, तो इसीलिए किनारा कर गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी आप देखिए बहुत पिछड़ चुकी है। कमलनाथ जी सवाल यहाँ पर आपकी पार्टी को लेकर के हो रहा है ना। देखिए, जो परिवारवाद, वंशवाद और मौका क्यों नहीं दिया गया, नयों को मौका क्यों नहीं दिया गया, दिग्गजों को क्यों मैदान में उतारने की आन पड़ी? आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं थी, तो दिग्गजों को क्यों मैदान में उतारने की आन पड़ी? या तो नए को मौका दिया जाता या जो एग्जिस्टिंग थे उन्हें मौका दिया जाता। देखिए, हमारे 230 में से 136 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अभी 94 घोषित होना बाकी हैं। अभी सूची जारी हो जाने दीजिए, पूरे घोषित होने जा दीजिए, इसके बाद इस विषय में सार्थक चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक ठीक ठीक। तो
तो एक तरफ 144 है, एक तरफ 36 का आंकड़ा कहीं फेर ना बिगाड़ दे इस वक्त। लेकिन दतिया आपको लिए चलेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। शाम को ये बसों से उतार कर मारता, बताओ डाकू मारता था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मारता था कि नहीं? सामूहिक हत्याकांड होते थे कांग्रेस के राज में, सामूहिक हत्याकांड। आज मुझे याद है, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं ग्वालियर आया था और पुलिस अफसरों की एक बैठक की थी और एक ही बात कही थी कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप बताओ डाकू खत्म हुए कि नहीं हुए? आज डकैत समस्या का अता पता नहीं है। और अपना दतिया जो कभी कस्बा कहलाता था, आज शानदार महानगर बन गया है। एक बार ताली बजाकर नरोत्तम मिश्रा जी को बधाई। देखो विकास ऐसे नहीं होता। मैं आज आपको राज बताता हूं, हर कैबिनेट के बैठक के पहले प्लानिंग, मेरे दतिया में क्या हो जाए, मेरे दतिया में क्या हो जाए, मेरे दतिया में क्या हो जाए। मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, हवाई पट्टी और मैया का लोग एक एक चीज की बारीक प्लानिंग करना और उसको इंप्लीमेंट करना और फिर दतिया के स्वरूप को बदल कर रख देना। बताओ, जैसी दतिया नरोत्तम मिश्रा ने बनाई, कभी कांग्रेस पर बनाई थी क्या? और आप देखो, जब कांग्रेस जीतती है वहां केवल तबाही और बर्बादी होती है। और इसलिए आज मैं अपने मित्र भाई नरोत्तम मिश्रा को दतिया के विकास के लिए हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। और कार्यकर्ता भाइयों, जनता में यह संदेश पहुंचाना पड़ेगा और वो संदेश बूथ का कार्यकर्ता ही ले जाएगा। जब विकास बहुत होने लगता, वो कितने गांव रह गए थे सिंचाई में? 20 में 35 गांव। तब मैंने लगन देखी थी कि चाहिए 35। कमलनाथ छिंदवाड़ा ले गए, हम फिर से छुड़ा लाएगा। हम छिंदवाड़ा खरीद कर रहे थे, वो छुड़ा के ले जाते थे। अच्छा, एक बात तो बताओ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते रहते थे, कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ, रोतेला मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? अब मैं आज पूछा हूं, कांग्रेस बताए मामा के पास पैसा कहां से आए? अरे आए कि नहीं आए बताओ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत विकास हिंदुस्तान का हो रहा है। मोदी जी मध्य प्रदेश नहीं, देश के भी दिल में और दुनिया के दिल में भी है। भाजपा विकास की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। दतिया वो पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्षेत्र, यहीं से नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है। लगातार बड़े अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है और खास चर्चाओं का दौर भी लगातार हम चला रहे हैं और तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट वो भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की सूची जारी हो चुकी है। 144 के नाम डिक्लेयर कर दिए गए हैं। 144 उम्मीदवार, पूरे देश में 200 से ज्यादा नाम कांग्रेस ने जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में 144। लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। मिलन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिलन जी, मैंने वही सवाल किया था, सहयोगी ललित भी जुड़े हुए हैं, वो भी यही सवाल कर रहे थे कि आप दम भर रहे हैं कि ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि हम वहां पर कमजोर पड़ रहे हो, केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत हो, मंत्रियों की जरूरत हो। तो आखिर ऐसा नहीं था तो इतने बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारने की जरूरत क्यों आन पड़ी? या तो नयों को मौका दिया जाता या जो एग्जिस्टिंग है उन्हें मौका दिया जाता।
जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो परिवारवाद से दूर रह के, वंशवाद से दूर रह के सामान्य कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना सकती है। ये बार बार साबित किया है। एक असामान्य व्यक्ति को भी सामान्य स्थिति में लाने के लिए और नेतृत्व देने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयासरत रहती है और समाज के वंचित शोषित वर्ग से निकालकर नेतृत्व करने की प्रक्रिया में लाकर उसको नेतृत्व करना बनाती है, बार बार कर दिखाया है। हाँ मिलन जी, मैं आपको रोक रहा हूं। दरअसल परिवारवाद वाला सवाल है, सिंधिया परिवार का एक एग्जाम्पल है, विजयवर्गीय परिवार का एक एग्जाम्पल है। डबरा में जो अभी चुनाव लड़े गए थे, बीच में जो चुनाव हुए थे, निकायों के चुनाव हुए थे, उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। परिवारवाद से तो कोई अछूता नहीं है। आ रहे हैं आपके पास भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले रिएक्शन, 144 नाम आपने जारी कर दिए हैं और कितनी उम्मीदें, कहा दावा ये कर रही है कांग्रेस के 144 तो जीतने वाले हैं, आगे हम 200 पार जा रहे हैं जी। देखिए, निश्चित रूप से हमारी जो रुचि है वो इस बात का इंगित करती है कि हम जो है बड़ी मात्रा में चुनाव जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी धराशायी होगी। अभी जो है मामा जी का भाषण दिखा रहे थे कि वो दतिया की महानता का जो है गुणगान कर रहे थे। पूरी दतिया आक्रांत है, बर्बाद हो चुकी है जो है गुंडागिर्दी से, दादागिर्दी से, जो है जो सताए गए हैं लोग। और जो है मामा इस बात का जवाब तो दें कि जो है मैया ने जो है रथ के पहिए क्यों तोड़ दिए। रथ निकाला था ना मैया ने, मैया का, तो मैया के उसके चक्के टूट गए थे जी। ये तो मैया भी जानती हैं कि वहां पर जो है पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है। तो अभी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है, जो इनके चेहरों की असलियत है, ये अभी सामने आएगी इस चुनाव में। जनता को जिस तरह से इन्होंने सताया है, कुचला है, लूटा है, कमीशन खोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, वो सारे मुद्दे अभी जनता में सामने आ रहे, सामने आएंगे तो उसकी चीज स्पष्ट हो जाएगी। एक सवाल रहेगा, एक सवाल यहां पर यह है कि आपने 96 में से जो 69 नाम घोषित किए हैं, उन्हीं पर फिर से दाव क्यों? क्या प्रेशर अब माने कि उनकी ओर से लगातार प्रेशर आ रहा था, कला कहीं ना कहीं देखने को मिलती, उस वजह से, या वाकई में कांग्रेस को उन पर भरोसा है कि हाँ ये जीत का परचम लहराएंगे? जीत का परचम लहराएंगे, उसमें प्रेशर की क्या बात। हमने तो जो अगर प्रेशर होता है तो हमने जो एक दो टिकटें काटी वो काहे के लिए काटती। हमने जो है पूरी तरह से सर्वेक्षण के आधार पर कमलनाथ जी ने और हमारे नेताओं ने टिकट दी है और उन्हीं के आधार पर हम जीत हासिल करेंगे। जनता के बीच में उनकी साख है और साख से वो परिणाम भी सामने लेकर आएंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह नाटक नौटंकी थोड़ी की कि साहब पहले 39 फिर ये कर दिया, फिर पांच इंजन और लगा दिए 2 इंजन की गाड़ी में। तो ये 7 इंजन लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि गाड़ी बिगड़ चुकी है जी। चलिए आएंगे आपके पास, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि हमने कहा कि कुछ अहम खबरों पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताते चले। एक बड़ा आयोजन की बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति, खेल, मनोरंजन जगत के सितारों को संबोधित किया। बता दें आपको 141वें आईओसी सत्र में पीएम मोदी ने कहा, यहां आयोजित किया जा रहा आईओसी सत्र हमारे लिए गर्व की बात है। मैं टीम भारत को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं। पीएम मोदी के ऐसा कहते ही कन्वेंशन सेंटर में तालियां बजने लगी, तालियों से गूंज उठा कन्वेंशन सेंटर। उन्होंने आगे कहा कि भारत में आईओसी सत्र 40 साल बाद भारत लौट रहा है। ये 15 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। यही नहीं, 2036 में ओलंपिक के लिए भारत दावा पेश करेगा। इसके लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा
फ्रेंड, स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। और इस खास मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य नीता अंबानी ने कहा कि 40 सालों के बाद भारत में और पहली बार मुंबई में इस ऐतिहासिक आईओसी सत्र की मेजबानी करना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री, हम बेहद खुशी से भरे हुए हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, नए भारत के वास्तुकार हैं। खेलों के लिए आपके समर्थन ने भारत में सत्र की वास्तविकता को बना दिया है। We are filled with immense joy and gratitude that you have joined us today. You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries, and friends of the Olympic movement. It is an absolute honor for us to host this historic IOC session in India after 40 years. In our culture, we say, Atiti Devo Bhava. It means our guest is God. You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navratri, a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance, and festivity that signifies the triumph of good over evil. My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC, I see the confluence of two wonderful forces. One is the Olympic movement, which unites humanity and transcends all national, racial, religious, and linguistic barriers. The other is India, the world's largest democracy, as the host of this meeting. The mantra and motto of our 5,000-year-old civilization is Vasudhaiva Kutumbakam, which our Prime Minister declared as the theme at India's presidency of the G20 summit last month. It means the entire world is one family. Today, more than ever, our world needs to reunite in fraternity and solidarity. This cannot happen on battlefields. It can only happen on sports fields. तो हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आगे भी महासंग्राम का महाकवरेज जारी रहेगा। नमस्कार।